दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है। वेलकम्स टू ऑल और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ललित और चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। और बता दें, आज आपके साथ हम जुड़ने वाले हैं सीटेट 20 दिसंबर 2021 का पेपर का हल लेकर के। और इस हल को आप कौतूहल के साथ समझेंगे, हमारा विश्वास है। और आप सभी सवालों को करेंगे अच्छा, ये हमारा जानना और ये हमारा आत्मविश्वास है। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। और दोस्तों के साथ शेयर करके आगे बढ़ते चलो। और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो स्वागत है आप सभी का। चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। ये पेपर आपके समक्ष है और देखेंगे आपके समक्ष क्या इसका जवाब मिलता है। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। यानी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी वेज कैन द टोटल नंबर ऑफ 36 स्मॉल स्क्वायर्स बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टेंट एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6541। तो लेट्स सी, देखेंगे। गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और देखेंगे जवाब क्या मिलता है। सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न आपके समक्ष है, देखेंगे क्या कि भाई 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है। तो यानी आपको जब 36 छोटे वर्ग हैं तो हर किसी का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो 36 सेंटीमीटर का टोटल वर्ग एरिया बनेगा। तो यानी क्या है, अगर आप कुल मिलाकर के उन 36 स्क्वायर्स को, इन 36 छोटे छोटे वर्गों को आप कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि उनकी मल्टीप्लाई 36 रहे। क्यों रहे 36? क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है, एरिया होता है। तो लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई 36 होनी चाहिए। तो 36 के कितने फैक्टर बनेंगे? 1 गुणा 36 आप कर सकते हैं, आप 2 गुणा 18 भी कर सकते हैं, आप 3 गुणा 12 भी कर सकते हैं, 4 गुणा 9 भी कर सकते हैं और 6 गुणा 6। यानी उनका अरेंजमेंट इतनी तरह से हो सकता है। नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। जो भी साथी जुड़े हैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं, अभिनंदन भेजता हूं। तो कितने तरीके हैं? यानी 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, 9 गुणा 4 और 6 गुणा 9। यानी इतने तरीके हैं इनको व्यवस्थित करने के। तो टोटल क्या है? नहीं, उन को वर्गों को, छोटे छोटे को 1 और 36 लगा सकते हो। 2 रो 8 कॉलम बना सकते हो, 18 कॉलम बना सकते हो। 3 रो 12 कॉलम बना सकते हो। 4 रो 9 कॉलम बना सकते हो। 6 रो और 6 कॉलम बना सकते हो, 6। ओके, तो लास्ट वाला का 6 है। तो राइट ऑप्शन समझ में आए। तो टोटल कितने? 6 कैसे बन गए? अरे भैया 6 कैसे बना दिए हूं? 1 2 3 4 5। राइट ऑप्शन तो 2 है। कहां गलती में घूमे हो भैया? कितना कर रहे हो भैया? आज नहीं था प्रशांत, एक्चुअली आज मैं अभी आया हूं। आज मेरे ड्यूटी थी। तो जब मेरी ड्यूटी होगी, मैंने कल बताया तो था आपको मॉर्निंग में क्लास लूंगा। तो 5 होगा ना, गलती कर दी सबने, धोखा खा गए। तो धोखा नहीं खाना है। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 5। अगर आप दे रहे हैं एकदम सही जवाब है, कोई गलती की गुंजाइश आपने नहीं की है। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सवालों को तेजी से समझते हैं। एक और सवाल आपके सामने। वान हिले के त्रिविम स्थान, त्रिविम जानते हो ना, स्थानिक समझ, ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चा यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि एक वर्ग एक आयत भी है? विश्लेषण, निगमन, संबंध, दृश्यकरण। नहीं, अकॉर्डिंग टू वान हिलेज spiral thinking, geometry understanding, at what stage the child most likely to accept that a square is also rectangle? अब देखो, आप सभी जानते हैं यहां पर जो है कुल मिलाकर वान हेले साहब के कितने लेवल हैं? लेवल हैं 5। और यहां पर आपने दिया है ऑप्शन नंबर 3 स्तर, सी, संबंध स्तर। बहुत ही खूबसूरत जवाब है, बहुत ही किए हैं गुंजा, सबको किए हैं। लिंक शेयर व्हाट्सएप पे कर दो, दिए हैं सबको। गुंजा लिंक तो सब जगह गया हुआ है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। मैंने तो सभी को भेजा है लिंक, तो सभी को लोगों को गया। फिर भी आपने कहा एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हर जगह गया है भैया जी। कोई ग्रुप नहीं बचा जिसमें ना भेजा हूं मैंने, सभी लोगों को मैंने। अच्छा, 2 ग्रुप बचे हैं, उनको भेज देता हूँ। 4, 1 मिनट रुकिएगा। इट में भी पॉसिबल कि कुछ ग्रुप छूट गए हो, तो उनको अभी पूरा कर लेते हैं। ओके, तो चले आगे बढ़े। सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलो करते हैं शुरुआत और देखते हैं आपका प्रश्न क्या होगा खास। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ रही है मेरी बातें? हंसते हंसाते। ओके, तो यहां पर सब लोग अपने सवालों पर टूट पड़े। बिल्कुल सही बात है। तो वॉन हेले साहब के अकॉर्डिंग 5 लेवल बताए गए, ये आप जानते हैं, सबको पता है कि लेवल 0 से लेकर लेवल 4 तक ये लेवल हैं। उन लेवल को समझाया भी गया है जी।
ओके 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 ओके, नेम सर्च किए हैं, ओ माय गॉड। तो हो सकता है आज नोटिफिकेशन नहीं आया हो, कोई बात नहीं है, कभी कभी यूट्यूब पे हो जाता है ऐसा, मैंने सब जगह डाल दिया वैसे। देखो तो भाई अब समझने की कोशिश करना। पहला इस तरह होता है दृष्टिकोण विजुअलाइजेशन, जहां बच्चा सिर्फ देख कर समझता है, आकृतियों को देख दिखावट और बनावट के आधार पर। दूसरा होता है विश्लेषण, जहां पर बच्चा उन चीजों की बेसिक प्रॉपर्टीज को समझ जाता है। तीसरा होता है संबंध, जहां पर बच्चा ये काम करता है, वर्ग एक आयत है लेकिन आयत एक वर्ग नहीं है, तो वो वर्ग की डीप प्रॉपर्टीज को समझता है। निगमन स्तर में बच्चा क्या करता है, वो उन सभी चीजों के बीच संबंध बनाने की कोशिश करता है जो डिफरेंट डिफरेंट है, तो दो भिन्न आकृतियों के बीच में संबंध बनाना, दो भिन्न आकृतियों के बीच में नियम बनाना। और लास्ट होता है दृढ़ता, अभिकृत, जो इसमें नहीं दिया है। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर 3 सी इज द राइट आंसर। एक और सवाल, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। एक समोसा 5 रुपया, एक मूंगफली का पैकेट 6 रुपये 50 पैसे, एक गुलाब जामुन 7 रुपए, एक ढोकला 8 रुपये 50 पैसे, एक नींबू बोतल पानी 11 रुपये 50 पैसे। अब सुने ना गई मार्केट में, बोली अरे भगवान बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अरे भैया बड़ी 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 चीजें हैं, तो खरीदने लगी। अब वो जब चीजें खरीदने लगी तो उसको आपको देखना है, तो उसने क्या क्या खरीदा, एक सुनैना ने एक समोसा लिया है, 2 मूंगफली के पैकेट लिए हैं, एक गुलाब जामुन लिया है, एक बोतल नींबू की ली है, और उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपए का नोट दिया। तो उसने कितनी राशि वापस मिलेगी, ये सवाल है। अब सवाल को समझने का कोशिश करो। अगर जिनके पास घर में दुकान है भैया, वो दुकान वाले आसानी से समझ जाएंगे क्या करना है। जानते हैं दुकान वाले क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्वांटिटी, इधर यहां हमने एक कॉलम खींच लिया ऐसे वाला, हमने लिख दी क्वांटिटी। उसने बोला समोसा कितना लिया भैया, समोसे लिए हैं एक समोसा, तो एक समोसा। मूंगफली के 2 पैकेट लिए तो 2 पैकेट। गुलाब जामुन एक लिया, एक गुलाब जामुन। नींबू की बोतल ली है कितनी, एक, एक नींबू की बोतल ली उसने, यानी आपने ढोकला नहीं खाया। तो टोटल अमाउंट कितना बने, लिख देते टोटल, क्या बना टोटल, 5 गुणा 1 5 रुपया, 6 दूनी 12 13 रुपए का ये मूंगफली, 7 रुपए का आपका मिला गुलाब जामुन, और 11 रुपये 50 पैसे की मिली पानी की बोतल। कितना हुआ, 13 7 20 और 5 25 और एक 26 36 रुपये 50 पैसे। तो भाई 36 रुपये 50 पैसे कुल मिलाकर आपने दुकानदार को दे दिए। जब 36 रुपये 50 पैसे दिए और आपने उसको दिया 100 का रुपया नोट, जब उसने 100 का नोट आपने उसको दिया तो आपको कितना मिला, आप कहेंगे सर जी यहां से घटाया तो 50 पैसे तो ये। अब देखो कितना बचा, 3 और 6, तो 63 रुपये 50 पैसे वो आपको वापस देगा। राइट ऑप्शन बी। तो अगर आप बी लगा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत जवाब, दमदार तरीका, और लाइक भी करते रहो, लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई। ये क्वेश्चन कल कहाँ हुआ था प्रीतम, आपका ध्यान गलत है मेरे बालक, तुम्हारा ध्यान गलत है। ये देखो ये सीरीज है प्रीतम जी, ये सीरीज है, ये आपने पढ़े जरूर हैं, अनअकैडमी पे पढ़ा है मैंने, अनअकैडमी शिक्षा पर पढ़े जरूर हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है, लेकिन यहाँ पर तो पढ़ाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि हमें पूरा सीरीज को समझाना है, पूरे सवालों को समझाना है। इसलिए एक और सवाल आपको इसलिए लग रहा होगा, है ना। चलिए एक और सवाल की बात करते हैं, और आपके स्क्रीन पर ये रहा सवाल। एक संख्या 50 के आधे से अधिक या 3/2 से अधिक पर 4/2 से कम है। इस संख्या का इकाई का अंक 2.5 के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है, तेजी से बताएंगे जवाब, गलती नहीं होगी आपसे। हाँ हुआ है, कोई बात नहीं है, उसको रिवीजन कर लेंगे भाई, तो छोड़ नहीं सकते ना। 20 तारीख का पेपर जब हमारे पास है, हमें जब हमने एक बैच बनाया कि इसमें सब प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, तो इसकी पेडागोजी को पढ़ने का प्रयास करें, सवालों को समझें। ये मजबूती है आपके लिए, आनी चाहिए आपके दिमाग में, और लाइक शेयर की लाइन बढ़नी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ए मिल रहा है आंसर, कितना आसान है। संख्या 3 और 4 के बीच में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें क्या प्रॉब्लम थी, आप बोले 3/2 30 और 4/2 40 के बीच में। अब 30 और 40 के बीच में ये संख्या तो खत्म हो गई। उसने बोला कि कौन कौन सी बनेंगी, 31 बन सकती है, 32 बन सकती है, 33 बन सकती है, 34 बन सकती है, 35 और 36, 37 और 38, ये तो संख्याएं बनेंगी। अब देखो उसने बोला कि उसमें इकाई का अंक दाएं के अंक का डबल है, तो इकाई का अंक अगर 4 है तो दाएं का अंक 2 होना चाहिए, तो यहां पर सिर्फ यही बनेगा ना 36, क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 है और दाएं का अंक 3 है, 3 दूनी 6। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब दिया आपने। नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, नो टेंशन, नो समस्या। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या यानी कार्डिनल के भाव में हुआ है, गणन के भाव में हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नंबर 4 इज यूज्ड इन द कार्डिनल सेंस। अब ये कार्डिनल सेंस क्या है, इसको मैं बताता हूं। इस समारोह में 4 टीम ने भाग लिया। इस इमारत की 4थी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। इस पुस्तक का 4था अध्याय बहुत रुचिकर है। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र 4थे स्थान पर है। और आपका जवाब देखेंगे, जवाब क्या मिलेगा, राजीव। चलेगा चलेगा चलेगा,
ओ माय गॉड, राजीव नेट तो सही चल रहा है, तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा तेजी से। अरे भाई बी ऑप्शन देने की बहुत अच्छी प्रयास आपके हैं, मैं क्या देख पा रहा हूं। कैसे करोगे जवाब, ऐसे गलती हो जाएगी साहब अगर गलत करोगे सवाल। बी नहीं है इसका आंसर। अरे भैया बी कैसे हो जाएगा, सोचो ए जवानों, देश के जवानों, इस सवाल को पहचानो, समझो। कार्डिनल गणन संख्या का मतलब होता है जो गिनती गिनने की संख्या काम आती है ना। जैसे मिस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया, इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है, चौथे, तो ये जो पोजीशन है इनको बोलते हैं क्रम सूचक। क्या बोलते हैं, क्रम सूचक। पोजीशन वाली संख्या इनको बोलते हैं, गिनती वाली नहीं है ये, पोजीशन वाली है ना। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था ना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज ललित, है ना, सुना है ना, वो गिनती है 1 2 का 4, 4 2 का 1। लेकिन अगर आप गाना दूसरा बदल देंगे तो तुरंत बदल जाएगा, क्रम हो जाएगा कौन सा, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, सुना होगा ना। हाँ, ये पेपर अभी सत्येंद्र मैंने बताया था अनअकैडमी पर आपको कराया था, लेकिन छोड़ नहीं सकते ना किसी भी पेपर को, मजबूरी है, नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि क्रम जो पेपर हुआ सबको कराने पड़ेंगे, पूरा प्लेलिस्ट बनना है, तो आप रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। तो ये का मतलब है जब पोजीशन की बात होगी तो आपको पूछा जाएगा चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा। जब क्रम की बात होगी तो, और जब बात करेंगे गणन की तो गिनती 4 5 8 10 ऐसे। तो राइट ऑप्शन ए मिलेगा, आपने गलत किया है जवाब, है ना। तो राइट समझते चलो, सवालों को गलती नहीं करनी, समझ के चलो और आगे बढ़ो। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक और सवाल है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 तो भाज्य क्या होगा। In a division problem, the divisor is 5 times the quotient and the 4 times the remainder. The remainder is 5. So what will be the dividend? ये आपको बताना है। हाँ, कादम्बरी प्राइमरी सीटेट का पेपर है, तो लेट्स सी, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। और यहां पर 85 बहुत तेजी से उत्तर देने की कोशिश हो रही है। ओके, उसे बाद बुशरा बाद में सुनाऊंगा गाना, पहले सब पढ़ लें फिर करेंगे गाने पर। ओके भाई, ये लाइक नहीं मिल रहा मुझे, क्या बात है, इतनी कंजूसी क्यों, मतलब लाइक को घर लेके जाओगे क्या भाई, लाइक देने में कंजूसी हो रही है, किसी को घर लेके जाओगे क्या। इतने सारे बच्चे क्लास में, लाइक इतने कम, तो बहुत ही अविश्वास होता जा रहा है मेरा विश्वास इस दुनिया से उठता जा रहा है कि बच्चे ऐसे भी होते हैं ऐसा लग रहा विश्वास टूटेगा मेरा। राइट ऑप्शन देखो, समझो, ये समझने का प्रयास करो, जो लोग नए जुड़े, जो पुराने, सब समझ लो, सवाल आएगा पेपर में इस तरह का एक। तो हम सभी जानते हैं जो भाज्य होता है वो क्या होता है, वो होता है भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल और प्लस शेषफल, यही तो होता है। अब क्या करें भाई, भाज्य मतलब इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको लिखते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवीजर, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब उसने कंडीशन क्या दी है, भाजक भागफल का 5 गुना है, तो ये भाजक जो है वो क्या है, 5 टाइम है किसका, भागफल का। और ये जो भाजक है अगेन दिया हुआ है भैया, भाजक क्या दिया है, 4 गुना दिया है शेषफल का, और आपको शेष भी दिया है कितना, 5, तो शेष 5 कर दे तो 4 गुना 5 कर दूं तो भाजक 20 हो गया, और इस भाजक को यहां पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, बात बन जाए तो 5 गुणा भागफल बराबर कितना है, आप कहेंगे 20, तो आप भागफल निकाल सकते हैं यहां से, तो 20/5 बराबर 4। अब हो गया सवाल, आप इसमें पुट कर दो, भाजक कितना है भाई 20 है, भागफल कितना है आपने कहा 4 + 5, उत्तर आया 85। एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए लगा दिया आपने, 85 बन गया। बहुत ही खूबसूरत जवाब था जी। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, राइट ऑप्शन 85, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, कक्षा 60 विद्यार्थी हैं कक्षा में, इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। रोहित ऊपर से क्रम में 17वां है, यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हों तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में होंगे, ये आपको बताना है। और सवाल बड़ा ही आसान है, जवाब आपको अच्छा जमाना है, गलती ना हो जाए आपसे, बस समझते रहना बात से। अब जो सवाल बच जाएगा बुशरा लास्ट में, आप जो भी सवाल आपका बच जाए मुझे बता देना, लास्ट में उसको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। और यहां पर 31 आंसर मिला है। सबसे पहले ए, प्रशांत ने कहा ए, किसने कहा सी, हाँ 6 को नोट कर लो बुशरा, मैं लास्ट में बता दूंगा, डोंट वरी। और राइट ऑप्शन मिला है ए बी सी डी, तो किसने कहा बी, किसने कहा सी, किसने कहा डी, देख लो भैया। अरे भैया देखो क्या क्या खिलवा हो रहा है यहाँ पर, पढ़ाने के बाद भी गलत जवाब दे रहे हैं। बी ऑप्शन मिला है 43, मतलब पढ़ाने के बाद भी गलत जवाब आ रहे हैं, बताओ क्या करें हम।
समझ लो जवाब। राइट ऑप्शन होगा क्या 12। कैसे होगा समझ लो, ध्यान से समझना। बच्चे हैं 60, उसने बोले लड़कियों लड़कों की संख्या की दुगनी है, तो अगर लड़के एक हैं तो लड़कियां 2 अनुपात में हैं, मतलब यही तो है। बॉयज अगर एक हैं तो लड़कियां 2 हैं, अनुपात। तो टोटल बच्चों को डिवाइड करें तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 बराबर 60 के। तो एक अनुपात किसके बराबर हुआ, 60/3 बराबर 20। तो मतलब लड़के लड़कियों की संख्या निकल आएगी। आप कहेंगे लड़के हो गए 20 तो लड़कियां हैं 40। क्लियर है, दुगने होंगे ना। तो लड़के कितने हैं 20, लड़कियां कितनी है 40। इज दैट क्लियर। तो 60 बच्चे किस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या 40 है, लड़कों की संख्या 20 है। ये तो बात समझ में आई। लेकिन सवाल तो इसके आगे मेरे भाई क्या है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। अब इसको ध्यान से समझना, हालांकि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं लेकिन मैं आपको कट के बताऊंगा। रोहित का क्रम कौन सा 17 है, मैं काट के बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आगे भी होगा। ये रोहित है। उसने बोला रोहित का ऊपर से, यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां बैठी हैं, अब लड़की कहां बैठी हैं, ये 1 लड़की 2 लड़की 3 लड़की 4 लड़की 5 लड़की 6 लड़की 7 लड़की 8 लड़की 9 लड़कियां बैठी हैं। तो रोहित कौन से नंबर पे हो लड़कों में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां नंबर रोहित का है। टोटल बच्चे कितने हैं लड़के 20, 20 में से 8 निकालते तो इसके बाद कितने लड़के आएंगे, इसके बाद में कितने लड़के बैठेंगे, 12 ही बैठेंगे ना। इसलिए इसको समझाया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल 17वां स्थान है, 9 लड़कियां बैठी है, तो 8वां रोहित का होगा। 8 20 टोटल लड़के थे, 8 कम कर दिया तो 12 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, सवाल क्या था, सभी लोगों को समझ में आया कैसे हुआ है प्रश्न। प्रश्न समझ में आया तो लाइक करने के लिए को बाहर से विदेश से आदमी नहीं बुलाने पड़ते भैया। आप कहो तो मैं विदेश से बुला लेता हूँ, जैसे वो आईपीएल होता है ना, जब छक्का चौका लगता है तो चीयर्स गर्ल्स डांस करती हैं, तो मैं भी एक लाइक करने वाला रख लेता हूँ ऐसा। जैसे अच्छा क्वेश्चन हो जाए आपको बोलता रहे बार बार लाइक कर दे भाई, लाइक 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 लाइक, ऐसे करने के लिए एक आदमी को रख लेते हैं हम भी, है ना। जैसे कुछ अच्छा प्रश्न बनेगा वो पीछे से आवाज लगा देगा लाइक कर दो रे। समझ गए, आगे बढ़े एक और सवाल की बात करते हैं। चलिए, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा जी। स्वाति फिर से अभी बता दे स्वाति, जो भी क्वेश्चन किसी का प्रॉब्लम कर रहा है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं लास्ट में रखूंगा डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए। इसमें इसके बाद पढ़ाने के बाद जो भी सवाल आपका बचा है मुझे बताइएगा, मैं उसको अब पढ़ते रहो, नोट करते रहो कॉपी पर कि सर ये सवाल हमारा नहीं होगा, ठीक है ना जी। ओके सर, बताऊंगा उसको भी बस वरना। इज दैट क्लियर, समझ लो। एक स्टील का तार है, नो प्रॉब्लम। पहले इसका देखो, इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, इसका आंसर सी ऑप्शन मिल रहा है। प्रशांत ने सबसे तेज आंसर दिया सी। क्या आप लोगों का आंसर भी सी है, तो देख लेते हैं। अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एकदम सही सवाल इसका। क्या बात है प्रशांत, समझते हैं सवाल को कैसे होगा। देखो, स्टील का एक तार है, बना लेते हैं, वर्गाकार तार है, इसका क्षेत्रफल 121 है। जब इसका क्षेत्रफल 121 है तो भाई इसका भुजा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 121 हुआ, तो ए बराबर 11, तो इसकी भुजा 11 है। तो उसने बोला अगर इस तार की मैं लंबाई निकालूं, लंबाई क्या होगी, इसका पूरा चारों भुजाओं का टोटल। भाई अगर इसको यहां से काट दें तो ये सीधा तार बनेगा ना 4 भुजाओं वाला, ये ऐसा हो जाएगा 4 भुजाओं वाला, 1 2 3 4, तो ये भी 11 ये भी 11 ये भी 11 ये भी 11, तो ये 44 हो गया टोटल, ठीक है ना। तो 11 चौक 44, तो इसका परिमाप कितना हुआ 4a, तो ये 44 सेंटीमीटर का तार है। अब इससे एक आयत बनाया, आपने एक आयत बना दिया इससे ऐसा। अब देखो याद रखना, जब 44 सेंटीमीटर इस तार की लंबाई, इससे आयत बना तो इसकी बाउंड्री भी 44 ही होगी ना, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो परिमाप कितना है इसका भी 44 है। और आप तो जानते हैं परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे सर परिमाप तो हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आपने भी पढ़ाए हैं। तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो गया 44। अब आपको दिया उसने कितना 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, तो कितना होगा भाई एल प्लस 8 बराबर 44/2 22, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 22 माइनस का 8 बराबर 14। तो राइट ऑप्शन 14 है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। कोई ऐसा मेरा साथी जिसको मेरी बात, ओह माय गॉड अखिलेश क्या कर दिया, इज दैट क्लियर, हाँ जी समझ में आई बात, बहुत ही खूबसूरती से आप समझते हैं बात। यही तो आपकी खुश बात है कि आप समझ जाते हैं चीजों को सही से। एक और, हाँ केवीएस का वैकेंसी आया है प्रीतम, अभी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज।
लेकिन पहले कौशल सवाल समझ लें, हम देख भी नहीं पाए हैं ढंग से। एक और सवाल, ये सवाल में 29 कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये आयोग में इस पे मैंने लगा दिया निशान, इसलिए ये मैंने इसको यहाँ पर हाइड कर, आपको हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि ये सवाल आयोग में इस तरह से दिया था, इसलिए सवाल में गलती थी, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कोई। 8 का स्वर्ण दिया है ना पे प्रश्न में, देखो क्वेश्चन में दिया तो है 8, लिखा तो 8 सेंटीमीटर की, लिखा तो है रहा, हुज विड्थ इज 8 सेंटीमीटर, की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसको 29 करके करेंगे सवाल को, ठीक है ना जी। सवाल देखेंगे, एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 29 जून 2020 से 23:55 पर चली। समझना भाई, वो 29 को यहां लिख देते हैं, वो 29 को चली है, कब? 23:55 पर। तो इसमें मैं 5 मिनट ऐड कर लेता हूं अपनी तरफ से, तो ये 24 बज जाएंगे, ठीक है ना। 29 तारीख को रात को 24 बजे, तो 30 तारीख की रात को कितने बज जाएंगे? फिर 24 बजेंगे, तो यहां पर 24 घंटे हो गए ये। उसके बाद फिर आया वो 31 के बाद क्या आएगा भैया? 1 तारीख आएगी ना, क्योंकि वो पहुंची कब थी? वो पहुंची थी 2 जुलाई को, तो जब 30 से एक आई तो फिर 24 घंटे हो गए। कितना हो गया? 24 घंटे ये हो गए। अब वो पहुंच कितने? 5:20 पर, तो 5 घंटे 20 मिनट ये हो गए। सबको जोड़ दें तो 24 दूनी 48, 48 प्लस 5 घंटे 20 मिनट प्लस 5 मिनट, तो 48 5 53 घंटे, 20 और 5 25 मिनट, 53 घंटे 25 मिनट। ऑप्शन नंबर बी लगा दो, बिल्कुल सेट। सबका आंसर सही हो जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें जी, बहुत बढ़िया। अब सही है ना। जहां जहां आयोग गलती करेगा ना, मैं जहां जहां आयोग ने गलत प्रश्न दिए हैं उन पर मैं ऐसे हाईलाइट कर दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आयोग भी गलती करता है, चीता भी पीता है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, जवाब मिला है 2। एक और सवाल, टाटा गोगीपुर उतर जाओ जरा। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? अब देखो, रचनात्मक प्रक्रिया की बात हो रही है, यानी कौन सा रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, नहीं आप उसके जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको कॉन्फिट करने के लिए, उसे ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसे ऑप्शन दोगे कि तू ये कर ले। मुझे लगता है शायद आप कहेंगे मास्टर जी सही सा लग रहा है सवाल, तो ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में आए, लेकिन मैं आपको बता दूं आगे भी कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। आप संघर्ष करने के लिए अवसर प्रदान नहीं करेंगे, उसको सीखने के लिए अवसर प्रदान करेंगे, तो गलत हो गया। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थी की प्रारंभिक समझ का आकलन करना। देखो, अगर आप अधिगम में रचनात्मक कक्षा की बात करते, रचनात्मक कक्षा में आप कभी भी बच्चे से ही नहीं पूछेंगे तुझे कितना आता है, वो नए ज्ञान को जोड़ने की कोशिश कर। रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी कराना, तो इसका आकलन नहीं करेंगे आप। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीके अपनाने को प्रोत्साहन देना है, तो क्या हुआ भाई? गलत हो रहे हैं सारे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, समझते रहना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो भाई ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। समस्या प्रधान समाधान पर निर्धारित करने के लिए अपने तरीकों को प्रोत्साहन देना, यानी किसी एक तरीकों को प्रोत्साहन देना, क्या ये सही बात है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये गलत बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं पूछा है तो ये सही बात है। अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना एकदम सही बात है, तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 लगा दूं, सी जी। अरे ये क्यों होगा, क्या बात कर रहे हो आप? समझो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है। अरे समझो देश के जवानों, उसने नहीं बोला है संघर्ष, जो संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान कराना, बिल्कुल कराओगे आप। बच्चे जब संज्ञानात्मक के प्रति सोचेंगे, अवसर दोगे, तो वो सीखने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत है ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट तो सही है ना। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थी की प्रारंभिक समझ का आकलन करेंगे। जब बच्चे को आप लाएंगे और नई कक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आकलन तो उसका भाई नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ेंगे, ये बात सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। तो इसका मतलब ये बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो गलत हो जाएंगी ना सारी, उसने नहीं पूछा है। समझ समाधान के लिए निर्धारित तरीके अपनाना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही है ना, तो आपको यही ऑप्शन देना था। क्लियर है बात? समझ में आ गई? स्टेटमेंट समझ में आया क्या है जी? तो हाँ सी ही होगा, मैं भी बोल रहा हूं, मैं नहीं की बात, मैं यही तो बोल रहा हूं, नहीं को ध्यान से पढ़ा करो जिन्होंने नहीं पढ़ा है। नहीं यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में टिक लगा रहा हूं भाई, ये है सही, लेकिन गलत करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए ना। हाँ, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देखेंगे जवाब पर क्या प्रतिक्रिया मिलेंगी आपकी। क्वेश्चन है 10,001
20,022, 30,33 के योग में से क्या घटाया जाए जिससे 17,069 प्राप्त हो जाए। ये तो बड़ा आसान सवाल है, जोड़ने का सवाल मात्र है। तो आप करेंगे 10,001, 20,022, 30,333, इनको जोड़ें तो कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5, 3 0, 3 और 3 6, इतना आ गया। अब इसमें ये प्राप्त करना है तो इसमें क्या घटाया जाए, तो इसी को घटा दो, 17,069 को घटा दो, तो 17 में 16 में से 9 गए 7, 14 में 7 गए 6 गए 8, 87 आ गया। इसी में आ रहा बस ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 लगा दूं, और एकदम सही जवाब आपने भी दिया, ऑप्शन नंबर 3 जी। ना 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 ना, वो सही कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा था अखिलेश। तो राइट ऑप्शन क्या मिला, बहुत ही खूबसूरती से आपके जवाब बढ़ रहे हैं, सी। अरे वाह, जोड़ने घटाने का सवाल। तो देखो कहते हैं ना मुझसे, सर जी आप इतने आसान आसान सवाल समझाते हो, क्या पेपर में आते हैं? आपके सामने एग्जाम्पल, ऑनलाइन पेपर चल रहा है आपके सामने, ये ऑनलाइन वाले क्वेश्चन है। एक और सवाल, सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? अगर आप सममिति की बात करते हैं, और सममिति को तो सब जानते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री को आप में से सब लोग, मेरी सब जान, ऐसा कोई होगा जो ना जानता हो, लाइन ऑफ सिमेट्री को जानते हैं ना। अब उसमें आपको कौन सी कार्यनीति सबसे उपयुक्त है, ये देखो। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अवधारणा का स्पष्टीकरण, परिभाषा दी जाए। भाई परिभाषा से बच्चा कभी नहीं सीखता है, वो रटने वाला ज्ञान आ जाता है। आप एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, समिति की बात कर रहे हैं, अवधारणा को, कांसेप्ट को समझना चाहते तो एक्टिविटी करानी पड़ेगी। वर्ग और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहन करना, ये सिर्फ समिति के लिए नहीं होगा, वर्ग और आयत का। हाँ एकदम सही पकड़े हैं। अगर आपने बोला है, याद आया कुछ, इस पेपर ने आत्महत्या करने की कोशिश की आज, इस पेपर ने आत्महत्या करने की पूरी कोशिश की है आज। जिसने बोला महाराज हमें छोड़ दो, हमें कब तक तोड़ मरोड़ोगे, कब तक हमसे ही समझाते रहोगे, हम तो अब काले नीले पीले देखो सब तरह से हो चुके हैं, भर चुके हैं, अब तो छोड़ दो। लेकिन समिति समझाने के लिए यही काम आते हैं। क्या होता है समिति का मतलब, क्या होता है? आयत में किसी में भी समिति, कागज की पट्टी को मोड़कर आप समझा सकते हैं। कैसे? आप इसको मोड़ो और ये समिति का, इसके बीच से एक लाइन जाएगी जो इसको पूरा ओवरलैप करेगी, और ये जो लाइन चली गई इसी को लो बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ऐसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूं तो ये जो सामने आई जो कवर की, इसको भी लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इसलिए एक आयत में लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है। ठीक है भैया? हाँ, तो बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले बच्चों को हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप कराएंगे कागज की पट्टी मोड़ने का। आसानी से कागज की पट्टी मोड़ेगा और सीख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए आपने सवाल में, बहुत बढ़िया, यही तो आपसे हमें पूरा विश्वास है। तो राइट ऑप्शन 3 मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये रहा ऑप्शन आपके समक्ष आ चुका है। एक और सवाल, सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है। अरे भाई किसने कह दिया? ये तो पाप, घोर पाप हो रहा है। क्या ये लाभदायक नहीं है? अरे आप तो बच्चों को अनौपचारिक तरीके से सिखाने की कोशिश करते हो, ये तो गलत है ना? वे स्पष्ट और असंगत है। किसने कहा असंगत और स्पष्ट है? उनसे अच्छा तो कोई उत्तर ही नहीं निकाल पाता, उनसे अच्छा तो कोई जवाब ही नहीं बता पाता, है ना? तो भाई यहां पर क्या हुआ, फिर ये भी गलत हो गया। तो एक बचता है, वो गणित के प्रश्नों को हल करने की वैकल्पिक तरीके। बिल्कुल सही बात है, आप अल्टरनेटिव वे मेथड ढूंढेंगे, आप अनौपचारिक तरीके ढूंढेंगे जिससे कि बच्चे की जो स्किल्स हैं वो और से डेवलप हो जाएं। तो राइट ऑप्शन कौन सा मिला? मुझे सी सही लगा, तो आप भी लगा दो इसको ही। और राइट ऑप्शन एकदम सी जवाब देंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, आप देंगे सही जवाब। और आपने दिया एकदम खास, बहुत बढ़िया। जब ओनली सी, क्या बात है, ओनली सी को हम चाहते हैं बस, और लाइक करने के लिए हम नहीं आते हैं बस आगे। ये परसों परसों रेखा, ये पेपर मैंने अभी, इसमें 5-10 क्वेश्चन बचे हुए लास्ट में, वहां मैं 25 क्वेश्चन करा पाया था, अब सारे करने हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? और ये आपको बता चुका हूं, आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें चाहे डिवीजन मेथड लगा लें, सबसे आसान वैसे क्रॉस और डिवीजन दोनों ही होते हैं। तो छोटी बड़ी पूछिए, दोनों को निकाल लेते हैं। तो 1/2 0.5, 1/3 0.66, 3 सॉरी, 4/5 8 5 8 40 0.80, 5/6 आप कहेंगे 0.6848, बचे 2 और 6 18, और 3/4 की बात करेंगे तो 0.6
7 5। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 83 ना। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 33 ना। तो आपका जवाब क्या मिलेगा? 5/6 और 1/3 एकदम सही जवाब होंगे और आपके समक्ष दिख भी रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग आसानी से दे पाएंगे जवाब। डी ऑप्शन, डी को उड़ा दिया है, डोंट वरी। वरना डी को उड़ा दिया है, विटामिन डी की तरह धूप में उड़ा दिया इसको। ठीक है ना? बहुत बढ़िया जवाब आपके मिल रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आप ऐसे जवाब दे रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत करी से आवाज है। ऐसे सवालों को आगे बढ़ते चलो और आगे देते चलो। एक और सवाल देखेंगे आपकी स्क्रीन पर क्या होगा। चलिए, 3 × 5 के गुणन का परिचय देने के लिए इनमें से कौन सी विधि अति उत्तम है? अति उत्तम, अति उत्तम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 × 5? उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों को कविता पाठ कराना, ये रटना होगा। पाठ, कविता पाठ मतलब रट्टाफिकेशन। आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बताएंगे। भर सकते हैं, क्यों नहीं भरेंगे आकाश? आपका ग्रेजुएशन फिजिक्स से है जी। तो भाई यहां पर बात समझ में आई? तो गड़बड़ सी लग रही है कुछ। परिकलन, और माय गॉड, क्या कैलकुलेटर देने को बोलोगे? बोले अरे भैया तुम्हारा बच्चा कमजोर है पढ़ने में, मैथमेटिक्स में से कैलकुलेटर दे तो सवाल सही हो जाएंगे। गलत है ना? स्किप काउंटिंग, यानी आप उनको कटवा गिनती सुनने की कोशिश करोगे। कटवा मीन्स छोड़ छोड़ के, स्किप करके गिनती सुनना। ये बच्चे की गुण परिचय को संबोधित नहीं करेगा। बच्चे बहुत सारे इसको लगा के आ जाएंगे, सनफ्लावर नई अवार्ड मिला भाई, नई चीज है, यही पकड़ लो। ऐसा नहीं है। कुछ वस्तुओं को 3 और 5 के आयताकार व्यू की रचना करना, क्योंकि बच्चों को मूर्त रूप से रचनात्मक काम दोगे तो बच्चा आसानी से समझेगा और वो उस प्रॉब्लम को आसानी से समझ जाएगा। कैसे? आपने बच्चों को ये बनवाया ऐसे कि भाई हम ऐसे बना रहे 1 2 3 ऐसे लगाए टाइल्स, 1 2 3 4 5, ये आपने व्यू बना। अब बोले बच्चे गिन कितना हुआ, तो बच्चा गिनेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 इस तरह से गिन के वो कह रहा है टोटल हुए 15। तो बेटा इसकी गुणा इसमें कर दे, बस यही मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप दे रहे हैं तो कोई भी गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। खूबसूरत जवाब आपके मिल रहे हैं, बहुत ही लाजवाब उत्तर। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? The second number among 5 consecutive numbers is 49. What will be the product of even numbers in these numbers? 1,32,600, 1,24,800, 1,23,811, 1,17,600। और राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। जवाब चाहेंगे? ये पेपर 1 है सत्येंद्र, इट्स पेपर 1 नॉट पेपर 2। पेपर 2 बाद में कराएंगे, ऑलरेडी पेपर 1 बार हम करा चुके हैं, पेपर 2 फिर से करा देंगे। अब सवाल में मिला है डी ऑप्शन, किसी ने कहा बी ऑप्शन, किसी ने कहा डी ऑप्शन। सब लोगों के जवाब थोड़े से अलग हैं, कोई बात नहीं है, सवालों को समझते हैं, जानते सही जवाब क्या है। और आप सब लोग तैयार हो जाइए और जवाब को देने की कोशिश। बी ऑप्शन देने की कहा है पीयूष ने, ओके नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही जवाब पकड़े अगर आपने बी दिया है। अब समझो 5 संख्याएं क्रमागत में लगातार है, यानी 1 2 3 4 और 5। उसने बोला दूसरी संख्या 49 है, तो भाई बाकी संख्या क्या हो जाएंगी? इससे पहली संख्या 48, इसके बाद वाली संख्या 50, ये 51 और ये 52। उसने बोला इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई बता दो। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं? 48 50 और 52, ये तो इवन नंबर है ना। अब देखो 48 की 50 मल्टीप्लाई करें तो 48 का था 24, 24 100 हो गया। इसमें 52 की मल्टीप्लाई और कर दो, 2 0 24 दूनी 48, 24 पंजे 120 और 4 124। तो 1,24,800 इसका सही जवाब आना चाहिए। और राइट ऑप्शन बी अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत बड़े सोचना, यही तो करना था और हमें क्या करना था, यही सीखना था हमें। बहुत बढ़िया, यही तो आपको देना है उत्तर, और क्या देना है। एकदम सही जवाब दिया आपने, नो प्रॉब्लम नो दिक्कत। आगे बढ़ जाते हैं, एक और सवाल की बात कर लेते हैं, आपने कहा है तो चलिए वन मोर क्वेश्चन है, तो आसान सवाल था। निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। अब इनमें से आपको शुद्ध कथन की बात करनी है, ठीक है ना। और शुद्ध कथन कौन सा है, ध्यान से पढ़ के बताइए, गलती ना हो, बस आपसे हमारा इतना विश्वास है भाई साहब आपसे। और ये सवाल बड़ा आसान है, शुद्ध कथन को पहचानना है। इनमें से शुद्ध कथन पहचानो। परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, या शुद्ध कथन है? आपको क्या लगता है? अगर मैं वो शुद्ध कथन को पहचानूं, क्या ये सही है? एकदम गलत है, सही नहीं हो सकता ये, है ना। बिल्कुल, क्योंकि परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है।
भाई आप बच्चा क्या करता है बचपन में, वो सिर्फ गणितीय कौशल को, परिमाणों का अनुमान, ऑब्जर्वेशन तो करता है, विजुअलाइजेशन तो करता है, तो ये तो होना चाहिए कौशल है, गलत लिखा है। गणित को यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है। नहीं, मैथमेटिक्स को आप ऐसा मान सकते हैं जैसे मशीन होती है। मशीन का मतलब कि आपने बोला 2 और 2, उसने बताया 4, नहीं आप गणित को कैलकुलेटर मान सकते हैं, मशीनी यंत्र मान सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि गणित तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को जनरेट करता है, आपकी लॉजिक चीजों को बढ़ाता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ऐसा कहेंगे। ये भी गलत कर देते हैं हम इसको। गणित को मानक सूत्रों की सूची का भाई नहीं, गणित में सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूलोज को मानो वही गणित है, ऐसा किसने कहा? गणित तो तार्किक चिंतन है भैया। तो हाँ, गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। मैथमेटिक्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल्स, यानी नमूने मतलब जो भी चीज आप देंगे बच्चा उसमें क्या करेगा, उसका विजुलाइज करना, उसको देखना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये सब काम करता है। ये एकदम सही बात है गणित में। तो ये सैंपलिंग बोलते हैं गणित में, सैंपलिंग को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन करना, एकदम सही बात है। डी ऑप्शन आप दे रहे हैं, कोई गलती नहीं, कोई गलत नहीं, बहुत ही बढ़िया जवाब। लाइक भी बढ़ाते रहो आज। और एक और सवाल आपके पास, इनमें से कौन सा कथन उचित है? अब देखो यहां पर सारे कथन दिए हैं, ये सवाल बहुत आए हैं क्रिटिकल थिंकिंग पर, कि यहां पर आपको 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में से आपको जवाब देना होगा सही, गलत आपको छोड़ना है। सवाल समझते हैं। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई। बच्चा सबसे ज्यादा किससे सीखता है? अवलोकन से। मैं ईवीएस आपको पढ़ाता हूँ मॉर्निंग में, आपने देखा होगा मॉर्निंग में हम ईवीएस पढ़ाते हैं ना। ईवीएस में हम क्या पढ़ाते हैं कि भाई वहां पर बच्चा अवलोकन करता है, अवलोकन करके सीखना चाहिए। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसे संवाद और वार्ता से सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है भाई। गणित का अधिगम जो है वो समाज, क्योंकि गणित सभी समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास करता है। इसमें बच्चा बातचीत भी करता है, मिलता जुलता भी है, लोगों के साथ बातचीत करता है। एकदम सही बात है। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गणित में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। गणित में तर्क वितर्क तो होते हैं। अब यहाँ चौथे स्टेटमेंट पर आते ही क्या हुआ, बात गड़बड़ हो गई। उसने बोला गणित की समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। और तभी पीछे से हमारे 22 आवाज आई, किसकी? हमारे श्री हॉकबेन साहब की। और वो बोले भाई मुझे जहर दे दो, मुझे जहर दे दो, मरना चाहता हूं मैं। हॉकबेन साहब बोले एकदम गुस्से में आकर के, बोले क्या हुआ? बोले मैंने इतनी अच्छी परिभाषा डेवलप करके दी थी बालकों को कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, और ये आयोग वाले मना कर रहे हैं, कैसे मान लूं मैं? नहीं है ना? तो हम तो हॉकमैन साहब की बात मानेंगे ना। तो राइट ऑप्शन ये गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, तो डी गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 आप लगा सकते हैं जवाब। क्लियर बात समझ में आ गई सबको? हाँ, हॉकमैन साहब को भी देखना, बेचारे उनकी गलती थोड़ी है कुछ जी। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े जी। नो प्रॉब्लम, नो इशू, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं आगे की बात क्या करते हैं। क्लियर है? बढ़िया जवाब। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, हंसते मुस्कुराते पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल, एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपए है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से कार्यालय का 249 रुपए का भाड़ा दिया, उसके घर से कार्यालय कितनी दूरी पर है? समझते हैं जवाब क्या मिलेगा, और जवाब तेजी से मिलेगा, लेकिन लाइक पर भी अपना प्यार स्नेह बरसाते रहो। लाइक भी आप ही की तरफ से है, ये आप ही के लाइक हैं, आप देंगे तो आप ही विजुलाइज होते हैं। लाइक में कंजूसी करते रहते, ये थोड़ा सा दिल को दर्द होता है कि आप लाइक में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं, बाकी तो आप बहुत अच्छे हैं सब लोग जी। समझते हैं। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा, फिर अब देखो टोटल कितने पैसे दिए भैया ने? 249 रुपए। अब इनमें 25 रुपए तो फिक्स है ना 2 किलोमीटर के, तो यानी उसने 2 किलोमीटर के 25 रुपए दे दिए, तो बाकी वो कितने पैसे बचे? आप कहेंगे 2 2 4, 224 रुपए बचे। अब 224 रुपए किस हिसाब से दी? 8 रुपए पर किलोमीटर। 8 का भाग कर दे इसमें, तो 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, तो नहीं 8 रुपए किलो के हिसाब से, 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से वो 28 किलोमीटर गया। 2 किलोमीटर फिक्स कराया था उसका 25 रुपए, तो कितना हुआ? 28 प्लस 2, तो भैया 30 किलोमीटर की यात्रा करी उन्होंने। ऑप्शन नंबर 4 लगा दो बिना किसी देरी के। बहुत बढ़िया, ओ बढ़िया, डी 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 डी, यार क्या बात है ना, आप तो बहुत बढ़िया समझ रहे हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तर मिलते हैं आपके, यही तो खुशी कर जाती है। और आपको बता दूं डेली यहाँ पर क्लास हो रहा है, जैसे आज हुआ है, कल होगा 21 दिसंबर का, फिर 22 दिसंबर का, पर डे एक पेपर कराऊंगा मैं, ठीक है ना? तो सभी लोग यहाँ पर जुड़े रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, जिससे कि आप सब लोगों की मजबूती के साथ हमारे साथ
गठबंधन बना रहे और हम भी पढ़े और आप भी पढ़े। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है, यानी क्रिएटिव थिंकिंग का इंडिकेटर इनमें से कौन सा है? क्रिएटिव थिंकिंग का इंडिकेटर कौन सा है? तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा, और हमें उम्मीद है। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग में बच्चा क्या करता है, वो बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास करता है और वो नई चीज डेवलप करने की कोशिश करता है, उसी को बोलते हैं सृजनात्मकता। और फिर से 20वें प्रश्न पर टूटे हैं आप, और यहां पर 20वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन दिया जा रहा है, सही उत्तर का सूत्रों का स्मरण करना, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। को डी भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। इनमें से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का मुख्य सूचक है? देखो, शुद्ध आदि मुक्त परिकलन, यानी आप क्या करेंगे, फ्री कैलकुलेशन करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे, गलत, अशुद्ध, अशुद्ध मतलब गलती से। तो अशुद्ध प्रश्न को करना क्या सृजनात्मकता है? नहीं है ना। मानकीकृत तरीके से समस्या हम समाधान करना, ये जो तरीका पहले से डिफाइन है, मानकीकृत स्टैंडर्ड तरीका जो ऑलरेडी हम करते हैं, उसी से आप हल करोगे, तो उसमें कौन सी क्रिएटिविटी है? वो तो रट्टा भाई पहले से लोगों ने सिद्ध किया, उसमें आपने क्रिएटिव क्या किया? और याद करने के लिए तो एनसीएफ आपको गोली लगवा देगा, है ना। राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर 4, बच्चा प्रश्नों को प्रस्तुत करना, इसको ओपन एंडेड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर बच्चा क्या करता है, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वो सृजनात्मकता का श्रेणी है। कि बच्चा बोलता ना कि ये क्या है, बच्चा बोलने वाले चींटी है, ये चींटी इतनी मोटी क्यों है, बोले ये चींटा है, बोले इनका संबंध क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो पूछना शुरू कर देता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी सृजनात्मकता। प्रश्न हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग का पार्ट माने जाते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे इसका जवाब आप कैसे प्रस्तुत करते हैं। चलो, क्वेश्चन है क्वेश्चन यहां पर लिखा है, निम्नलिखित तालिका में सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 अंक दर्शाए गए हैं। सुनीता इधर है, जसिका इधर है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, और यहां हमें गलती यह है कि हमें चारों ऑप्शन को ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल नहीं है। हाँ बिल्कुल, गोली लगवा देगा एनसीआर। तो इसमें यह संभव नहीं है कि आप इसको छोड़कर कुछ और पढ़ लें, आपको पढ़ना पड़ेगा सारा, ठीक है ना। तो समझते हैं क्या होगा। गणित में सुनीता के 68, जसिका के 74 नंबर हैं। अंग्रेजी में 72 60, सामाजिक विज्ञान में 85 78, विज्ञान में 78 84, हिंदी में 79 और 69। अब इस आधार पर पहचान कर आपको सही उत्तर बताना है। भाषा को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। भाषा को छोड़ देते हैं, भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा को छोड़ दिया मैंने, ये रहा, और मैंने हिंदी को छोड़ दिया। इसके छोड़ने के बाद सुनीता ने जसिका से हर विषय में ज्यादा अंक प्राप्त किए। सुनीता ने जसिका से, तो भाई देखो, जसिका ने तो 74 नंबर यहाँ लाए हुए हैं, इससे ज्यादा गणित में, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत कर दूं, रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जसिका ने अंक 1 74 प्राप्त किए, 1 84 प्राप्त किए, सिर्फ 2 विषयों में प्राप्त किए ज्यादा अंक, बाकी सुनीता के नंबर ज्यादा, इसको भी गलत कर दें। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन अंकों के कुल योग से अधिक हैं। अब गणित और विज्ञान में गणित के अंक 68 हैं, विज्ञान के 78 हैं, इन दोनों को जोड़ें। उसने बोला इन विषयों में कुल अंक से अधिक है। अब क्या करें, अब जसिका का जोड़ लेते हैं, किसके? गणित के और विज्ञान के। तो गणित में कितने अंक हैं? 74, और विज्ञान के 84। तो 4 4 8, 8 और 7 15, 158, इसको जोड़ें, 8 8 16, 7 6 13 और 1 14, 146। तो किसने क्या कहा है? तो भाई सुनीता के नंबर कितने हैं? 146। जसिका के नंबर कितने? 158। तो गणित में सुनीता के अंक जसिका के अंक से कुल अंक से अधिक हैं। गलत बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है ना। गलत किस लिए बोल रहा है? क्योंकि भैया जसिका के ज्यादा हैं, है ना, जसिका के नंबर ज्यादा है। तो इन प्रश्नों पर आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इन्हीं के मास्टर जी आएंगे, चुटकी बजाएंगे और सवाल हो जाएंगे। तो भैया धैर्य रख के पढ़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, क्योंकि एक एक ऑप्शन को समझना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सवाल में आपको टाइम किलिंग करने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन चेक करने हैं। अब तो एक ही बच गया डी। तो जसिका ने 17 अंक और प्राप्त किए हुए तो सुनीता के बराबर आ जाती। टोटल नंबर जोड़ेंगे तो अब ये ऑप्शन बचता है, इसको तो कर सकते हैं ना भाई, इन सबको जोड़ो। तो इसमें भाई 3 ऑप्शन मैंने गलत सिद्ध कर दी, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, टाइम की कमी के कारण आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते चलिए रहा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 कर लोगे ना, इसके नंबर जोड़ना टोटल, इसके जोड़ना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। श्यामा बस स्टैंड पर 9:35 पर पहुंची। उसने जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई। ये नहीं पढ़े होंगे आपने, 21 तक पढ़े थे।
यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो शामा या सायमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी? इजट क्लियर? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है? इजट क्लियर? बात समझ गई? बात समझ में आ गई? सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। श्यामा बस स्टैंड पर 9:35 पहुंची। फॉर एग्जांपल ये श्यामा है, ओके, ये श्यामा है, और दूसरी है श्यामा का सायमा, और ये होगी जीनत। ये जीनत है, इसको बोलेंगे जीनत, हम लिख देते हैं, ये होगी सायमा। अब दोनों स्टेशन पर खड़ी हैं, नो प्रॉब्लम। हुआ क्या? अब क्या करें? उसने बोला सायमा बस स्टैंड पर 9:35 पर पहुंची। अब ये बस स्टैंड पर पहुंची 9:35, और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से, जो जीनत की घड़ी है, पहली बस 9:25 पर गई है। उसने बोला पहली बस 9:25 पर जा चुकी है, उसकी घड़ी के हिसाब से। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है तो एक्चुअल टाइम क्या होगा? 9:20। भाई अगर जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज है तो एक्चुअल टाइम तो 9:20 होगा ना। और बस की आवृत्ति हर 20 मिनट में है, हर 20 मिनट में बस आती है, तो अगली बस कब आएगी? अगली बस कब आएगी? भाई अगर ये 9:20 पर है तो एक्चुअल बस कब आएगी? 20 मिनट की है तो मतलब 9:40 पर। भाई नेक्स्ट बस तो 9:40 पर आएगी ना। ये बात समझ, देखो स्टेटमेंट को पढ़ो और सवालों को समझने का प्रयास करो, एक बार में हो जाएगा। क्लियर है? अब उसने बोला अब सायमा पहुंचे 9:35 पर, अगली बस आएगी 9:40 पर, तो उसको कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? 5 मिनट ना। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी लगा दे। क्लियर है भैया? समझ में आ गई बात? हाँ जी, क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जी, क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है? डन है? बहुत, थैंक यू मनोहर। इज दैट क्लियर? बढ़िया। तो यहां पर आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर आपके सामने लिखा, ऑप्शन नंबर 3 आपको सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, दोबारा समझ लो जिसको समझ में नहीं आया हो। सायमा बस स्टैंड पर पहुंची, उसकी घड़ी सही चले 9:35 पर। जीनत तो पहले से खड़ी थी। जीनत बोली कि मेरी घड़ी के हिसाब से जो बस है वो 9:25 पर गई है। अभी बस मेरी घड़ी के हिसाब से 9:25 पर चली गई। उसकी घड़ी 5 मिनट तेज है तो एक्चुअल समय 9:20 रहा होगा ना। तो उसने बोला बस हर 20 मिनट बाद आती है, तो अगली बस कब आएगी? जब एक्यूरेट टाइम 9:20 है तो हर 20 मिनट बाद बस आ रही, तो अगली बस कब आएगी? 9:40 पर आएगी ना। तो 9:40 पर अगली बस आएगी, और शामा कब पहुंची स्टैंड पर? 9:35 पर। तो कितने मिनट उसे वेट करना पड़ेगा बस का? 5 मिनट तो वेट करना पड़ेगा। क्लियर है? एक और सवाल। अब आपको शुद्ध कथन को पहचानना, बहुत बढ़िया जी। बात समझ में आ गई? हाँ, अरे पुरुषोत्तम भैया, पुरुषोत्तम भाई, अपना नाम ऋतिक रोशन ही रख लेते, इससे बढ़िया तो फिर ये पुरुषोत्तम हटाकर अपना नाम ऋतिक रोशन कर दो, तो हो सकता कोई इनमें से मान भी जाती। अब आपने नाम इतना खतरनाक ले, पुरुषोत्तम। आपका नाम तो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम, लेकिन आपके काम बिल्कुल अपोजिट वाले हैं। तो नाम चेंज करो, नाम अच्छा नहीं लग रहा है, नाम आपके करेक्टर से सूट नहीं कर रहा है, इस नाम को बदलो यादव जी, तब बात बन सकती है कुछ। ठीक है ना? क्योंकि नाम आपसे मैच नहीं कर रहा। आपने नाम इतना खूबसूरत रखा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, और लेकिन आप तो उत्तम वाले काम मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो इसे चेंज कर दो, कुछ नाम दूसरा रखो, तब सोचेंगे इस बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। शुद्ध कथन को पहचानिए। एक संख्या के दूसरे से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। सवाल को ढंग से समझिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है ना जी? समझदार हैं, समझते हैं चीजों को। अभी ब्लॉक करके क्या करेंगे? पढ़ने आए तो पढ़ लेंगे, ऐसा हो जाता है कभी कभी जी। आगे बढ़े जी। तो एक सवाल आपको सही स्टेटमेंट पहचानने, कौन कौन से स्टेटमेंट? एक संख्या के दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। आपको सही स्टेटमेंट इनमें से पहचान के मुझे बताना है, ठीक है ना? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। सवाल आपके समक्ष है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने रखा हुआ है, और मुझे उम्मीद है गलती नहीं होगी आपसे। और ये सवाल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक है ना? चलो, तो एक संख्या से दूसरी संख्या के गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है, क्या ये बात सही है?
आप किसी संख्या से दूसरी संख्या को गुणा कर दो तो उसका मान बढ़ जाएगा हमेशा, गलत है। क्योंकि आप 2 गुणा 3 नहीं करेंगे, 2 3 6 होता है। आप -2 की गुणा 3 में भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर का करेक्ट डिफाइन ही कौन सा नंबर आप यूज करें, तो -6 हो जाएगा, जो छोटा हो जाएगा, तो गलत कर दें। अब 2 में 1 की गुणा करते हो, सही बात है 1, लेकिन अब 2 में 0 की गुणा कर दो तो 0 बन जाएगा, छोटा हो गया ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो इसको तो आप गलत कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। यानी आपने 8 में 2 का डिवाइड किया तो 4 आया, सही बात है, उसका मान कम हो गया। लेकिन अब क्या, अगर मैं 8 में 0.5 का भाग कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये तो 40 बन जाएगा ना, सॉरी 20 बन जाएगा ना, ये 16 बन जाएगा। आप कहेंगे 16 बन जाएगा, 8 का 16 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदैव 0 होगा। अगर आप किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो क्या हमेशा 0 मिलेगा उसका रिमाइंडर? आप मुझे बताओ, क्या 0 मिलेगा उसका हमेशा रिमाइंडर? नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? देखो मैं बता देता हूं। भाई आपने कहा ओके 1 गुणा 10 बराबर 10 सही है, 2 गुणा 10 करेंगे 20 भी सही है। अब मैं बोला 1.5 इंटू 10 कर दो, अब तो नहीं आया 0, क्योंकि आपको सिर्फ संख्याएं दी हैं। संख्या कोई भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव भिन्नात्मक कोई भी संख्या हो सकती है। अगर वो संख्या का प्रकार डिफाइन करता है, वो कहता है प्राकृत संख्याओं के बारे में बताओ, तो प्रॉपर्टी सही हो जाती। लेकिन हमें सारी प्रॉपर्टीज को सोचना पड़ेगा ना। तो राइट ऑप्शन अब तो एक ही बचा, गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है, एकदम सही जवाब है। मल्टीप्लीकेशन हमेशा इनवर्स होता है किसका? हाँ, भागफल का। जैसे आप कहते हैं ना ए का इनवर्स क्या होता है? 1/a होता है ना, ये तो होता है ए का इनवर्स 1/a। तो इसका ऑपोजिट तो होता है गुणा का भागफल। पहले 1 था, अब उसका इनवर्स निकालोगे तो 1/a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, अगर आप समझेंगे तो। बाकी सब गलत है, ये राइट ऑप्शन डी ही ये सही है बस। तो ऐसे सवाल आपको फंसा देते हैं, है ना। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? चलिए भाई आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो प्रॉब्लम, चलो बहुत अच्छी बात है। और आप समझेंगे बात को और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ओके आगे बढ़े, चलिए क्लियर है, समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और। एक गोदाम की विमाएं 5 मीटर 7 मीटर और 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सल रखे जा सकते हैं? द डायमेंशन ऑफ ए गोडाउन आर 5 इंटू 7 इंटू 4। ओके, अब उसमें आपको बताना 25 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले कितने पार्सल रख सकते हो। अब सवाल को समझने का प्रयास करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। ओके लेट्स सी, आसान सवाल है, बिल्कुल इजी कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके आगे बढ़े, क्लियर है? चलो देखो भाई, गोदाम है कितना? 5 मीटर का, 7 मीटर का और 4 मीटर का। अब कहानी समझो, अब इसमें आप रख रहे हो सेंटीमीटर की चीजें, तो भाई डिवाइड तो बराबर ही होगा ना, तो या तो इसको सेंटीमीटर में बदलो भाई, या तो इसको सेंटीमीटर में बदलो या फिर इसको मीटर में बदलो, तो दो ही काम है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो पार्सल रखने हैं और वो भी सेंटीमीटर वाले, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, सबके आगे 2 जीरो लगा देता हूं। ये उस गोदाम की डायमेंशन आ गई, उस गोदाम की विमा आ गई, क्लियर है ना। उस गोदाम की विमा पता लग गई आपको। अब आपको निकालना है क्या, उसमें कितने रख सकते हो इतने वाले पैकेट। इसकी देखें 25 50 मल्टीप्लाई 25, ये एक की होगी। अब इसको कर लो डिवाइड, अब तो हो जाएगा। आपने कर लेते हैं डिवाइड, चलो देखो इसको काटे 10 बार काट देगा ये, क्लियर है। 25 से काटें तो 25 से कम 25 बचे 15, 25 छिक्का 150, क्लियर है। अब इसको 5 से काटें तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 20, 25 अट्ठे 200। अब 280 में आप 16 की गुणा कर लो, 16 0 0 16 अट्ठे 128, 16 दूनी 32 और 12 44, तो 4480 ऐसे बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये लाइक बड़े कम है यार, मुझे इस क्लास को दे दो, बड़े कष्ट आते हैं कि आपको पेपर इतना बढ़िया बढ़िया दे रहा करा रहा हूं मैं, और आप लाइक करने के नाम पर बिल्कुल पीछे हट, कंजूस हो चुके हैं एकदम एकदम। अरे इतने कंजूसी भी सही नहीं है, कहां लेके जाओगे इसको, सब यहीं रह जाएगा, मोह माया है। निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया गया है? अब देखो ये जो है ना, योग तत्समक का मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी।
और ये नियम है कौन कौन से, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ। ये और साथ में एक आता है, एक और है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। ये सारे नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़े पेपर में आएंगे, अब मैं जितने भी पेपर आपको कराऊंगा और आपको जो भविष्य में पेपर मिलने वाले हैं उनमें भी ये सवाल पूछे जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कोर्स का, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका होगा। तो अब देखो ये योग, पहले तत्समक का मीनिंग समझो। तत्समक होता क्या है, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा अंक जिसका किसी पर ऑपरेशन करने से प्रभाव ना पड़े। यानी इसका सीधा मतलब क्या है, अगर योग की बात है तो आपको कोई ऐसा मुझे अंक बताना है जिसको मैं जोड़ रहा हूं किसी नंबर पर, वो अंक ना बदले। जैसे मैं बोलूं 5 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 5 ही रहे, इसको बोलते तत्समक। तो ये जो एलिमेंट आप इसमें जोड़ोगे ना जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 5 पर, वही एडिटिव आइडेंटिटी, वही योग तत्समक होगा, ठीक है ना। हाँ सचिंद्र, मुझे लग रहा है मुझे कैशबैक की सुविधा रखनी पड़ेगी, लाइक करने में कैशबैक मिला करेगा। तो जैसे आप लाइक करोगे तो आपको मिल जाएगा, चवन्नी ठन्नी का इंतजाम करवाता हूं मैं। यानी इसमें क्या जोड़े, आप बोलेंगे सर इसे तो बड़ा आसान हुआ, इसमें हम 0 जोड़ देते हैं। तो जब 0 जोड़ोगे तो हमारा काम बन जाएगा, 1 5 + 0 = 5, नो प्रॉब्लम। अब ये गुणात्मक तत्समक क्या होता है, अब आपको एक ऐसा अंक मुझे बताना जिसमें मैं गुणा करूं 5 की और ये 5 5 ही रहे, बदले ना, ऐसा कोई अंक आपको मिलेगा। तो जो अंक यहां पर रखोगे वही इसका आइडेंटिटी तत्समक बन जाएगा। क्लियर है। तो मतलब क्या हुआ, तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे 1, तो 5 एकम 5। तो अब समझ में आ रहा है, तत्समक का मतलब दो तरह का होता है, एक एडिटिव और एक मल्टीप्लिकेटिव। तो एडिटिव में जोड़ने वाला अंक क्या बोलेंगे, तो योग तत्समक क्या होता है अंकगणित में 0, और गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1। अब समझो इनमें से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। अब तो समझ में आ गया किसको करोगे, किसको करोगे। अब तो समझ में आया इसका आंसर क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पर प्रभाव ना पड़े। तो यहां पर कहा प्रत्येक लाइक की कीमत 10 रुपए रखी जाए, ऐसा मुझे सुझाव मिला है। भैया एक बार बताओ, मास्टर जी को ऐसे तो कुछ पैसे मिलना रही है भाई, ऐसे तो है नहीं कि पेड कोर्स चल रहा है यहाँ तो, और घर से दिलवा दो मतलब लुटवा दो, इतने मुश्किल से तो पेपर बनाने पड़ते हैं ये, फिर उनको सॉल्यूशन करना पड़ता है, फिर आपको देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इट टुक्स मच टाइम। और मैं अपने चैनल पर कोई भी पेड कोर्स नहीं चलाता हूँ, आप भी समझते हैं इस बात को, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, इसे ऐसे ही लेते रहो, लाइक देना मत देना, लेकिन मेरे पैसे तो मतलब मुझसे 2 4 मेरे घर परिवार की रोटी चल रही है, उसे चलने दो, ठीक है ना। तो मैं भैया पेड कोर्स नहीं चलाता हूँ, मैं फ्री बढ़ाता हूँ, है ना। तो वैसे भी आप जानते हो ना, इस पृथ्वी का सबसे गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर आदमी एक ही आदमी होता है जिसका नाम है मास्टर, है ना। तो उस मास्टर को और गरीब ना बनाओ, ठीक ठीक है। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं। एक और सवाल, गणित के कक्षा में अध्यापक ने एक प्रश्न पूछा, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है, उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 है, 25 के गुणनखंड क्या है, परिमाप की परिभाषा दीजिए। अब ये 4 प्रश्न उस टीचर ने सामने रखे, इन चारों प्रश्नों के आधार पर, इन चारों प्रश्नों के आधार पर आपको बताना क्या, बस हमें तो दक्षिण में अपना शेयर और कमेंट देते रहो, इतना ही बहुत है। ओके, तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है, उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 है, 25 के गुणनखंड क्या है और परिमाप की परिभाषा दी। अब आपको देखो ए बी सी बंद सरे वाले प्रश्न यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, और डी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब ये ओपन एंडेड क्लोज एंडेड तो आपको सबको पता है ना कि क्या होते हैं, फिर बता देता हूं। क्लोज एंडेड वो क्वेश्चन है जिनको एक ही पॉइंट पर निर्धारित किया जाता है, उनका एक ही आंसर फिक्स होता है। ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जिन पर क्या होता है, जिनके सवाल जब करोगे उसमें उसके अनंत आंसर आ सकते हैं, यानी वहां बहुत सारे उत्तर आपको प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको ओपन एंडेड कहते हैं। तो अब आपके अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है आपका जवाब बड़ा अच्छा आएगा, गलती नहीं होगी आपसे। समझते हैं, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है, तो मैं लिख दूं 1 + 7, मैं ये लिख सकता हूं 2 + 6, बच्चा ये भी लिख सकता है 3 + 5, 4 + 4। तो इसके बहुत सारे उत्तर बच्चा लिख सकता है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन में हो जाएगा, क्लोज एंड में नहीं होगा, है ऐसा कह सकते हैं आप जी। ओपन एंडेड हो गया ना, मल्टीपल आंसर है। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। अब क्या हुआ, अगर आप भाई किसी त्रिभुज का परिमाप खींचते हैं तो क्या 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, तो ये भुजा 1 हो सकती है, ये 2 हो सकती है, ये हो सकती है आपकी 47।
ये भुजा 5 हो सकती है, ये हो सकती है 15, ये हो सकती है 20, ये 30, ऐसे हो सकता है ना। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ये भी ओपन एंडेड हो गया। 25 के गुणनखंड क्या है, आप सिंपल बोलेंगे 5 गुणा 5, क्योंकि सेल्फ फैक्टर्स को नहीं लिया जाता है इसमें, तो 5 गुणा 5 फैक्टर हो गए, फिक्स है। परिमाप की परिभाषा क्या होती है, चारों भुजाओं का टोटल, ये इसकी परिमाप, ये भी फिक्स है। तो मतलब क्या है, क्योंकि परिभाषाएं निर्धारित होती हैं, फिक्स होती हैं, उनको याद करना पड़ता है ना। तो जो चीज याद होती हैं, जो फिक्स होती है, उनको क्लोज एंडेड बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या मिला, ए और बी मुक्त अंत वाले ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सी और डी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ये बात समझ में आ गई। तो राइट ऑप्शन डी अगर आपने दिया है तो बहुत ही खूबसूरत दिया, कोई गलती नहीं है आपसे। हालांकि आज बच्चों की संख्या कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जी लेंगे, झेल लेंगे, लेकिन सवाल ज्यादा आने चाहिए। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। नहीं, आप बच्चों के समझना, गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, उस पर आधारित अब क्वेश्चन करा रहे हैं, उनका समाधान करा रहे हैं, इनमें से कौन सा संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। यानी आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना है, पॉजिटिव नहीं ढूंढना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बहुत बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करें और तभी उत्तर दें, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं सवाल क्या लिखा है। प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। क्या बात है, घर से निकलते ही ओले पड़ गए। तो मतलब पहला प्रश्न ही है। एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। हर एक बच्चे की बुद्धि लब्धि, सोचने का स्तर, समझने का स्तर सब अलग अलग होता है, और हर एक बच्चा एक विधि से नहीं समझ पाता। इसलिए एक शिक्षक को मल्टीपल मेथड्स, बहुत सारी विधियां अपनानी पड़ती हैं। तो उन विधियों को आप हाँ अपनाएंगे तभी बच्चा समझेगा। तो अब किसी एक प्रणाली या किसी एक विशेष प्रकार की विधि पर आप इंफोसिस नहीं कर सकते, यही गलत लग रहा है मुझे अभी तक। तो आगे देख लेते हैं, बाद में देखेंगे आंसर। अभी तक मेरे हिसाब से ये गलत है। अब इससे कोई बेस्ट मिलेगा, क्योंकि पेडागोगी में क्या होता है, सभी सही होते हैं, लेकिन आपको अच्छा ढूंढना पड़ता है बस। विद्यार्थियों को कलन विधि के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्रियों की सहायता ली जा सकती है। तो अब बच्चों को क्या समझा रहे, कलन विधि। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चों को आप एल्गोरिथम समझाओगे तो आप क्या उनको मूर्त वस्तु का सहारा लो, इससे अच्छी बात ही नहीं, क्योंकि बच्चा मूर्त वस्तु समझने की कोशिश करता है। चुनी गई समस्याओं को वास्तव, बिल्कुल सही बात है, चुनी गई समस्या वास्तविक होनी चाहिए। आप रियल दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए, एकदम सही बात है। भाई बच्चों को समझाओगे तो पहले आसान सवाल लोगे, जब भी तो मुश्किल लोगे। तो राइट ऑप्शन मैंने सही पकड़ा था, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम इससे मैच नहीं खाता, ठीक है ना। ओले, ओले कहां लिखा है, ओले, ओले कहां लिखा है इसमें। अच्छा ओले, सर ओला मतलब बर्फ। अच्छा ये एक मुहावरा है, सर निकलते ही, सर मुंडाते ही ओले पड़ना। ओले मतलब क्या था, हमारा टिल्लू भैया था, मैं समझा देता हूं इसको, हिंदी का एक दोहा, ये मुहावरा है कि ये सर मुंडा के टिल्लू आया और जैसी नाई की दुकान से बाहर निकला सैलून से, तुरंत ओले पड़ गए। ओले मतलब बर्फ के कंकड़, और उसकी चांद पर आकर लग गए वो। तो कह रहा अब बाल कटाएं, तो यानी जैसे ही मुसीबत से दूसरी मुसीबत का आ जाना, उसको बोलते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ना, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ज्यामिति की बात हो रही है, तो ज्यामिति प्राथमिक स्तर पर आप कहां तक पढ़े हैं या पढ़ाए हैं। ये सारे सवाल नहीं है ना, ये तो सारे प्रश्न नहीं है, इनको समझने का कोशिश करना, ये पुराने नहीं है, ये सब नए प्रश्न है इसमें। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। ज्यामिति को दो आयाम आकृति जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि आप किसी भी चीज को सीमित नहीं कर सकते। बच्चे की जैसे आप सीमित बोलोगे तो उसकी सोच संकुचित हो जाएगी, सीमित नहीं कर सकते। दुआ दुआ क्या बात है, शुक्रिया नमन, बात समझ में आ रही है। तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी चीज तक सीमित, क्यों भाई आप वृत्त, वर्ग, त्रिभुज पढ़ाओगे, आयत नहीं पढ़ाओगे क्या, क्या उसको आयत नहीं पढ़ा सकते, क्या उसको समांतर चतुर्भुज नहीं बता सकते, सीमित नहीं कर सकते। सीमित और केवल तो संकुचित वर्ण में आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन था उपयुक्त परिभाषा। मैंने कहा बच्चों को परिभाषा ही मत दे देना, बस बच्चों को उदाहरण देकर समझाना, परिभाषा देकर नहीं। एनसीएफ कहता है बच्चों को भाषण देकर नहीं, वातावरण देकर समझाओ, तो परिभाषा देकर नहीं समझाना है, ये भी गलत लग रहा है मुझे। तो
दिक् स्थानों की अंतर्दर्शी समझ आ गया ना। दिक् स्थान और अंतर्दर्शी मतलब बच्चे के अंदर क्या करना, इनेट थिंकिंग जनरेट करनी है, स्पाइरल थिंकिंग। और स्पाइरल थिंकिंग क्या होती है, बच्चे के अंदर आकृतियों और चिन्हों को समझने की योग्यता को पैदा करना। अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ शेप्स, बहुत बढ़िया जवाब है। अगर आप देंगे सी, केवल सी सही है, अरे तो भैया ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी गलत हो गए। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, लेकिन लाइक नहीं करेंगे आप। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन, दिक् स्थान संबंधी, और इसको मैं बार बार बोलता हूं, त्रिविम विवेचन का मतलब होता है, त्रिविम विवेचन का मतलब होता है स्पाइटल थिंकिंग। क्या होता है, स्पाइटल थिंकिंग, स्थानिक समझ। और स्थानिक समझ का मतलब क्या होता है, स्थानिक समझ का मतलब होता है कि बालक के अंदर आकृतियों की जानकारी होना, आकृतियों को बनाना और उनको जानना, ये होता है त्रिविम समझ का मतलब। तो जहां पर भी स्पाइरल थिंकिंग आ जाए, समझ लेना आप, ये वर्ड कोड वर्ड हैं, तो आप समझ लेना कि आपको उन ऑप्शंस को चूज करना जिनमें आकृतियां बनाई जा रही हों, ठीक है ना। तो 10 ग्राम पहलू पर कार्य करना, देखो भाई अगर मैं आपसे बात करूं, 10 ग्राम में आकृतियां ऑलरेडी बनी होती हैं, क्योंकि 10 ग्राम क्या होता है, एक पहेली जिसमें बच्चा ज्यामिति चीजों को सीखता है ना। तो ये तो बात सही है, तो होने की संभावना न्यूनतम पूछी है उसने, तो सवाल को पढ़ लेना, संभावना है ही, पढ़ लेते हैं। बात हुई है न्यूनतम की, कम से कम संभावना कौन सी है। 10 ग्राम में क्या होता है, 10 ग्राम में एक चीनी पहेली जिसके अंदर क्या होते हैं, हम बच्चों से ज्यामिति आकृति से कुछ बनवाने का प्रयास करते हैं, तो सही बात है। सममिति अक्षों को पहचानना, ये भी एक सही बात है, उसमें कौन सी सममिति है। विभिन्न ठोसों आकृतियों को, नेट को पहचानना, ये भी एकदम सही बात है। नेट का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे आपने कोई बनाना है आयत, तो आपने उसके 4 पॉइंट लगा दिए, बच्चों को बोलो अब इसको बनाओ, तो बच्चा इसको ऐसे बना देगा, उसको बोलते हैं क्या, नेट को पहचानना। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र, देखो आप डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए आंकड़ों को बनाने के लिए चित्रलेख खींचोगे, डायग्राम बनाओगे, वो नहीं होगा, वो मैथमेटिक्स स्टैट्स में चला जाएगा। तो इसलिए आप उसको मना कर सकते हैं कि ये संभावना सबसे कम है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी देते हैं तो आप एकदम सुरक्षित जोन में हैं और आपने एकदम सही जवाब दिया है। नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, नो विश्वास, बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी होगा ना पक्का, डी ही आपने बताया, डी एकदम, डी फिर धुआं धुआं उड़ा दिया आपने। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखेंगे जवाब क्या मिलता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल बताओ क्या होगा। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स, लेट दिस प्रोडक्ट बी द सेम स्मॉलेस्ट ऑफ द 2 डिजिट, व्हाट इज द कोशेंट व्हेन डिवाइडेड बाय एन ओड नंबर। ये आपको जवाब देना है और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे अच्छा मिल जाएगा, गलती आपसे नहीं होगी और आप सवालों को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखेंगे आपके जवाब हमें कैसे मिलेंगे और आप कैसे इन आंसर्स को करने का प्रयास करते हैं। ओके, लेट्स सी, मिलेगा जवाब सही, गलती नहीं होगी आपसे बिल्कुल भी, ऐसा हमारा विश्वास और हमारा मानना है। तो जवाब देखेंगे क्या आपका जानना और कैसे आपका जवाब मिलता है मुझे सही, गलती ना हो आपसे, बस इतना मुझे विश्वास आप पर है कि आप जवाब को कर देंगे एकदम सही। ओके, तो भैया जवाब क्या मिलता है, देखेंगे आपका जवाब हमें क्या आता है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। सवाल समझ में आ रहा है सभी लोगों को, तो समझ लेते, नहीं समझ में आया तो बड़ा आसान सवाल है भैया ये तो। ओके जी, तो जवाब पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। सवाल थोड़ा समझना है तो पहले हल्का सा मैं इसको आपको क्लीन कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, आप कहेंगे 999। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो भी 99, गुणा किया गया। अब इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से, अब इसको करने मत लग जाना, 999 मल्टीप्लाई बाई 99, यही तो है। अब 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 11, यही तो बोलोगे। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 होती है कि नहीं होती है, हाँ जी, क्लियर है, बात समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, सवाल को समझो, अब इसको डिवाइड ही तो करना, आपको बताना इसका होगा क्या। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं 11×99, 9 लिख दें, अब 9 से काट दो, 9×81, क्या हो गया अब इसमें, 9×81, 9×81 और 8×89, 9×81।
तो 8,991, कितना आसान सवाल था। आप खामा का घबरा रहे थे, सर हमसे सवाल तो बनी रहा, इतना खतरनाक सवाल है। क्या ये सवाल आपको खतरनाक लग रहा है क्या? कितना आसान सवाल था। और आसान सवाल है तो भैया जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और चैनल को और आगे बढ़ाते रहो, देने किस बात की है। ठीक है ना, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। तो 30 क्वेश्चन हमने पूरे किए, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। और आपको बता दें दोस्तों, ये हमारे टाइम टेबल हैं। ईवीएस, सुबह ईवीएस में मॉक टेस्ट कर रहा हूँ 6 बजे, तो 6 AM आप जुड़ सकते हैं। सीडीपी आप 10:30 AM कामनी मैम से पढ़ सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर 2 चल गए हैं, तो जिनको अच्छी सीडीपी पढ़नी है तो पेपर 2 की भी यहाँ सॉल्व हो रही है। हिंदी के पेपर 2 थोड़े टफ हैं, अगर आप चाहते हैं अच्छे स्कोर किया जाए तो पेपर 2 को भी आप पढ़ सकते हैं। और मैथ्स को तो 7:30 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर, तो सबके प्रीवियस ईयर चल रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हमें उम्मीद है कि आपको मेरा दिया हुआ सेशन समझ में आया होगा, तो आप जुड़ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो यू कैन आस्क, अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। और भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी मत करना, क्योंकि आप बहुत कंजूसी करते हो इस काम को करने में। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो, तभी तो हम आपके साथ जुड़कर आगे निकल पाएंगे। ठीक है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं अब आप। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जी, कोई समस्यात्मक चीज हो तो बताइए। थैंक यू वेरी मच मैथ्स भाई, थैंक यू प्रशांत। मेरा MSc और बीएड एंड में दोनों भर सकते हैं, पेपर 2 भर सकते हैं अभी तक तो आप। मैथ्स पेडागोग, थैंक यू वेरी मच। हाँ करिश्मा, देख इसमें तो नहीं बता पाऊंगा सेशन में, उसके लिए अलग सेशन लेना पड़ेगा। मैं अभी उसके ऊपर देख कर, मैंने भी पढ़ा नहीं है, मैं अभी देखूंगा। मैंने बात तो बताई, इसे बताई तो है आपको, 2-3 दिन का समय दिया बस मुझे, 3 दिसंबर से मैंने बोला है ना जी। ठीक है ना, तो चलो अब देते हैं इजाजत। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद एंड गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।